वाई सेल्वा इसो कम्प्लेक्स वा। और तो और भाई ये पहला सेल कहाँ से आया है? मतलब पानी में हुआ है, आसमान में हुआ है, भगवान ने दिया है, कैसे आया है? इसका क्या प्रूफ है हमारे पास? और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना है, किस तरीके का काम करता है? और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं समझ में आया तो भाई क्या समझ में आया सेल के अंदर? और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोटू पतलू के साथ क्या हुआ? इन सब का आंसर जानने के लिए बेटा इस लेक्चर को तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो चलिए लेक्चर में मिलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर मोटू और पतलू के साथ हुआ क्या था। तो हेलो 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 सब बच्चों को वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू पावर बैच। नई एनसीईआरटी आ गई है और बहुत सारा मार्केट में हलचल चल रही है ना? तो इसीलिए मैं इन सारे बच्चों के लिए जिसके दिमाग और दिलों में ये हलचल मच रही है कुछ लिख कर लाई हूँ। और क्या कहते हो भाई, फटाफट से सुना दूं? चलो सुना देती हूँ आप सबको, क्योंकि आप सबके लिए ही लिख कर आई हूँ। तो बच्चों सुन लो। अर्ज किया है मार्केट में है चर्चा कई, मार्केट में है चर्चा कई, नई एनसीईआरटी कैसे पढ़े भाई दुविधा है भारी, नई एनसीईआरटी कैसे पढ़े भाई ये दुविधा है भारी। तो बच्चों जिसको सता रही है यह परेशानी, जिन बच्चों को सता रही है ये परेशानी, आइए पावर बैच के प्लेटफॉर्म में करते हैं आपकी ये मनोकामनाएं पूरी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बेटा, सो एनीवेज विद अ गुड नोट शुरू करते हैं बेटा आज का एक छोटा सा टॉपिक। सेल की ओरिजिन कैसे हुआ था, पहला सेल कैसे आया था, प्लस 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस चीज से बना हुआ है, कैसे काम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले एक भाई साहब से मिलाना बहुत जरूरी है। ये है हमारे चिंटू भैया, बड़े देसी किस्म के बंदे हैं बट पढ़ाते बड़े कमाल के हैं। और चिंटू भैया हमारे बच्चों के लिए एक मैसेज लेकर आए हैं कि हेलो बच्चों, हमारा नाम चिंटू है, आओ साथ मिलकर बायोलॉजी की दुनिया में भौकाल मचाते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चिंटू भैया और हम चलते हैं एक जर्नी में, और आज का ये जर्नी है जिसमें चिंटू भैया आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बताओ बच्चों, काहे कहते हैं हम ई सेल्वा को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? अब भाई चिंटू भैया ने पूछा है तो आंसर तो बोलना पड़ेगा कि क्यों कहते हैं हम इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्या होता है इस सेल के अंदर, इतना भारी इंपॉर्टेंस हम काहे दे रहे हैं सेल को? सोचो सोचो सोचो। सो द सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि बेटा आप सेल से बने हुए हो, भाग्य मैम सेल से बने हुए हैं, चिंटू भैया एआई से बने हुए हैं, चिंटू भैया को भूल जाते हैं। बट एक अमीबा सेल से बना हुआ है। इनफैक्ट हर प्लांट, एनीथिंग जो जिंदा है बेटा, एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। काहे भाई? क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद सेल जो है बेटा क्या होगा, सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एज वेल। हमको खाना खाना है, खाने की डाइजेशन होगी पेट के अंदर, ब्लड में जाएगा सेल के थ्रू, है ना? हमको बेटा रेस्पिरेशन करना है, सांस लेना है, ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, एनर्जी बनाएगा। मतलब हर चीज तो सेल के अंदर ही हो रहा है ना? हर चीज तो सेल के अंदर ही हो रहा है। तो यस, सेल इज इंपॉर्टेंट। वो हमारे स्ट्रक्चर को भी बनाते हैं, हमारे बॉडी को भी बनाते हैं, वो बेटा हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस भी करते हैं। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन मुद्दे की बात यही कि भाई पहला सेल कहाँ से बना हुआ होगा, है ना? कैसे बना हुआ होगा? भगवान ने दे दिया कि लो आज से इस दुनिया में मैं एक सेल दे देता हूं, क्या ऐसे बना होगा या कोई और थ्योरी होगी? देखो सच बताया जाए तो हजारों थ्योरी है रिगार्डिंग द सेल कि पहला सेल कैसे बना होगा। कोई कहते हैं सुपरनैचुरल पावर, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि भगवान ने बनाया होगा सेल, ठीक है? कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं। कुछ लोग बेटा ऐसे भी होते हैं जो बिलीव करते हैं कि कुछ बाहर से आए हैं, बाहर के प्लेनेट से आए थे और यही बस गए, मॉडिफिकेशन हो गया, आज के ऑर्गेनिजम्स बन गए, ठीक है? कुछ लोगों का मानना है कि जो सेल है असल में केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमारे ही पृथ्वी में समंदर या छोटे छोटे पॉन्ड्स के अंदर बने थे, ठीक है? सो साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर।
साइंटिस्ट को लगता है कि उस टाइम पे पृथ्वी की कंडीशन बहुत गर्म थी। जो दुनिया था उस टाइम पे, वहां में जो पानी थे बेटा वो हॉट सूप की तरह था। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस हॉट सूप में काफी सारे बैक्टीरिया भाई है हमारे अपने, है ना, मजे से सूप पी रहे हैं बेटा। ओए हाय हाय हाय, एक तो गर्मी, एक तो गर्म पानी, ऊपर से गरम गरम मशरूम वाला सूप, आह मजा आ गया, है ना। तो लाइफ की शुरुआत साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि पानी में हुआ था, और जरूरी नहीं है कि वो एक विशाल समंदर में हुआ होगा। वो छोटे छोटे हमारे कुछ हॉट स्प्रिंग्स से शुरू हुई होगी। एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है, दैट इज द प्यूगर वैली ऑफ लद्दाख, जिसमें आपको हॉट स्प्रिंग दिखता है। हॉट स्प्रिंग आप सबको पता होगा बेटा, जियोथर्मल वाटर होता है ना। पानी नीचे से निकलती है, बट पानी गर्म होती है। जैसे मणिकर्णिका है हमारे मनाली में, ऐसे बहुत सारे जगहों में बेटा हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। और इन हॉट स्प्रिंग्स में देखा गया है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं जो इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को सह सकते हैं। देखिए आप और मैं बेटा इतनी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को नहीं सह पाएंगे इन अ रेगुलर बेसिस। हम तो ह्यूमन है, हम कॉम्प्लेक्स है, चलो हम सह भी लेंगे, ठीक है, चलो हम सह भी लेंगे, लेकिन बैक्टीरिया वो नहीं सह सकते। बट कुछ ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, फिलिक मतलब प्यार, टेम्परेचर से प्यार करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं जो इतने हाई डिग्री टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं यही प्रूफ है कि लाइफ की शुरुआत जो है वो पानी से हुआ था, या कह लो हॉट सूप या गर्म पानी से हुआ था। और बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट है बेटा लखनऊ में, दे एक्चुअली स्टडीड दी ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। मैं खुद गई हुई हूँ, बढ़िया जगह है बेटा, कभी चांस मिलेगा जरूर विजिट करना। सो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट के बारे में कहा गया है कि यहाँ के साइंटिस्ट ने ये ढूंढ निकाला है कि इन हॉट स्प्रिंग्स में अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, इन हॉट स्प्रिंग्स में अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन हो जाती है, और इन डिपोजिशंस के वजह से उनका मानना है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया होगा। ठीक है, वो एज्यूम करते हैं कि इसी प्रकार के डिपोजिशन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होगी, अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहा होगा, जिसके चलते हो सकता है पहला सेल या कह लो सेल जैसा कोई चीज बना होगा। सो These deposits may have protected the early organic molecules from the harmful radiation and extreme condition। और इसी तरीके से वो डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि पहला सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर बना होगा। ये एक हॉट स्प्रिंग है, इसके साइड में आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से बेटा यहाँ पे कैल्शियम प्रिसिपिटेट्स हो रहा है या कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन फॉर्म हो रही है। सो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ओरिजिन तो हमें पता चल गया है, कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, कैसे ओरिजिनेट हुआ था, एक आइडिया भी मिल गया है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट लोगों ने हमको थोड़ा सा तो बोल ही दिया है। तो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं देखूंगी और मैं रिप्लाई भी करूंगी। सो द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन, पहला बेटा जीवन, पहला सेल, पहला लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? लैंड, वाटर, सॉइल एंड व्हाट? सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज वाटर। पहली लाइफ की शुरुआत बेटा वाटर से हुई थी, और उसी के बाद वो माइग्रेट कर गए थे। अरे बाप रे, एक और क्वेश्चन चलो करते हैं। बैक्टीरिया थ्राइविंग इन द एक्सट्रीम टेम्परेचर आर कॉल्ड, जो बैक्टीरिया ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं, ई को हम क्या कहते हैं भाई? सोचो जरा, भूल गए? थर्मोफाइल, हेलोफाइल, एसिडोफाइल, नन ऑफ द अबव। बेटा रिलेट करो, एसिडोफाइल मतलब कुछ एसिड जैसा लग रहा है, और यहाँ टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये तो गलत है। हेलोफाइल, हेलोफाइल बेटा वो बैक्टीरियाज होते हैं जो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में जिंदा रह सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्मोफाइल। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, फाइल मीन्स प्यार, मतलब मुझे टेम्परेचर से प्यार है। इस टाइप के बैक्टीरियाज बेटा ऐसे कंडीशंस में जिंदा रह सकते हैं। तो चलो चिंटू भैया आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। चिंटू भैया आपसे यहाँ पूछना चाहते हैं, बीच बीच में ऐसे आते रहते हैं बेटा, सर खुजलाते हुए, कुछ ना कुछ करते हुए चिंटू भैया क्लास में आते रहेंगे, और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि ई सेलवा दिखता कैसे है रे, मतलब सेल कैसा दिखता है? अब देखो, सेल को देखने के लिए हम आंखों से तो नहीं देख सकते, है ना, सेल हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। सेल को देखने के लिए बेटा हमें कुछ क्या चाहिए? कुछ स्पेशल, हाँ, कुछ स्पेशल जुगाड़, कुछ स्पेशल मशीन्स की नीड पड़ती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप।
अब सेल बेटा हम आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं, चलो इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहली बात इस स्लाइड में जाने से पहले मैं आपको बेटा 2 पॉइंट यहां पे ड्रॉ करके दिखाती हूं। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि बेटा फटाफट से देखो दोनों आपको बराबर दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि हाँ मैम ये कौन सी बड़ी बात है, दोनों दिख रहा है, दो इधर उधर आपके सर के इधर उधर ऐसा लग रहा है सिंग निकल गया है कुछ, है ना, इधर उधर दिख रहा है, बढ़िया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बेटा आपको क्या ये डॉट्स दिख रहे हैं, आप फिर बोलोगे कि मैम क्या मजाक कर रहे हो यार, दिख तो रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि बेटा आपको ये दोनों डॉट्स दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं मैम ये तो 2 डॉट्स नहीं है, ये एक ही डॉट है। मैंने दबाया बेटा 2 बार है, ठीक है, बना वो 2 डॉट्स है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि बेटा आपको ये 2 डॉट्स दिख रहा है, आप बोलोगे कि नहीं मैम क्यों झूठ बोल रही हो, ये तो एक ही डॉट है। तो कहने का मतलब हमारी आंखों की भी तो कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें सब कुछ देख लेंगे, है ना, हमारी आंखों की भी एक लिमिट है, एक सर्टेन पॉइंट तक वो देख सकती है और उसके बाद वो नहीं देख सकती। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, कभी देखा है समंदर दिखते 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 फिर एक टाइम पे ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया है, तो मतलब इतना ही हमारा रेजोल्यूशन है, चाहे वो दूर की ऑब्जेक्ट हो एंड कुछ पास की ऑब्जेक्ट के लिए भी। अगर पास की ऑब्जेक्ट की बात करें तो 0.1 मिलीमीटर के बाद बेटा हमें वो एक जैसा दिखेगा, हमें वो 2 पॉइंट अलग अलग नहीं दिखेगा। सो यही एक्सपेरिमेंट अगेन आपके नई वाली एनसीईआरटी में दिया गया है कि हमें इमेजिन करना है 2 डॉट्स और धीरे धीरे वो पास आ रहे हैं, एक टाइम बाद वो डॉट्स हमें सेपरेट नहीं दिखेंगे, वो हमें बिल्कुल बराबर सेम दिखेंगे। सो व्हेन व्यूड फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, 2 points separated by about 0.1 mm can be seen distinct, otherwise they appeared as a single point। ठीक है, वो हमें लगेगा कि वो एक पॉइंट हो गए हैं, असल में 2 अलग अलग पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा रेजोल्यूशन ही इतना है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व द सेल विद द नेकेड आई, क्योंकि सेल हमेशा बेटा इससे तो छोटे होते हैं और इसीलिए हम सेल को देखने के लिए कुछ मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप अभी बेटा काफी एडवांस आते हैं, बट फिर भी हम 2 प्रकार के माइक्रोस्कोप वाइडली यूज करते हैं। एक जो लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो लेंसेज के प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा बेटा जो थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा क्या बहुत एडवांस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल्स पे काम करता है। देखो लाइट माइक्रोस्कोप हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें ऐसा सच बहुत डिटेल्ड नहीं पढ़ना है। लाइट माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे बेटा तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आईपीस है जिसके थ्रू हम चीजों को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं जो वेरी करते हैं, कभी कभी ये 10x हो सकता है, कभी कभी 20x हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं बेटा मैग्नीफाइंग सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। एक स्टेज होता है जिसमें हम बेटा अपने स्लाइड्स वगैरह रख देंगे, जो भी जिस भी स्पेसिमेन को हमें स्टडी करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें स्टडी करना है, हम उसको बस ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे एक स्लाइड बना होता है, एक स्टेज बना होता है, उसी पे रख के स्टडी करते हैं। और बाद में क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है, ठीक है, लाइट सोर्स बिना लाइट के कैसे दिखेगा, है ना। सो एक लाइट सोर्स भी होता है जो क्या करता है, कंटिन्यूअसली उस ऑब्जेक्ट पे रोशनी डालते रहते हैं। मैग्निफिकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अप टू, ठीक है, यहाँ पे अप टू 1000x मैग्निफिकेशन दिख सकता है। बेसिकली हम टिश्यूज की स्टडी करने के लिए, बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए, या ऊपर ऊपर जो भी हमारे सेल स्ट्रक्चर्स है उनकी स्टडी करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा यहाँ पे देखिए मिलियन टाइम्स तक उसकी जूम हो सकती है, उसकी मैग्निफिकेशन हो सकती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ लाइट के लेवल पे काम नहीं कर रहा है, तो इसकी मैग्निफिकेशन काफी ज्यादा है। यहाँ बेसिकली हम वायरसेस, प्रोटीन, सेल ऑर्गेनल्स जो काफी छोटे होते हैं उनकी स्टडी के लिए यूज करते हैं। बट देखो दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। लाइट माइक्रोस्कोप इजीली अवेलेबल होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में मोस्ट ऑफ द टाइम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत महंगा है भाई, इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। सो अब माइक्रोस्कोप की बात कर ही रहे हैं तो डिस्कवरी की भी बात करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारे भाई साहब है, ही वाज रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, ये जो उनके हाथ में आपको माइक्रोस्कोप दिख रहा है, इट वाज सेल्फ मेड। उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और देखो साइंटिस्ट लोग का दिमाग ना हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है उनके दिमाग में, तो उनके दिमाग में भी चल रहा था।
उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्लांट का बेटा, प्लांट में जो बार्क होता है जिसको हम कॉर्क भी कहते हैं, तो उन्होंने क्या करा बेटा, उन्होंने कॉर्क निकाल लिया, उन्होंने बार्क निकाल लिया, फिर अपने ही सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया। देखो क्या बढ़िया से ऑब्जर्व कर रहे हैं और मन ही मन दोहरा रहे हैं कि अरे बाप रे, ये तो कुछ बढ़िया सा दिख रहा है, कमरे जैसा, है ना। हाँ, जस्ट इमेजिन दिस इज अ इंडियन वर्जन ऑफ रॉबर्ट हुक, है ना। सो रॉबर्ट हुक भाई साहब बढ़िया, उनको बढ़िया लग रहा है कि अरे भाई कमरे जैसा क्या दिख गया मुझे। तो 1665 में उन्होंने बेटा सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने कहा कि असल में ये छोटे छोटे कमरे जैसा है और उन्होंने ही इसको नाम दिया सेल। असल में सेल नाम बेटा कहाँ से निकल कर आया? सेल नाम जो है बेटा, इट वॉज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड था जिसको हम सेल्यूला कहते हैं, और इसी सेल्यूला से कहीं ना कहीं आज का जो ये शब्द है सेल, ये बेटा टर्म किया गया। ठीक है, सो द नेम और द टर्म वाज आल्सो कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी भी बेटा रॉबर्ट हुक ने ही किया था, बट जो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, दे वेर बेसिकली द डेड टिश्यूज। ठीक है, वो ओके सॉरी डेड टिश्यूज थे। लिविंग टिश्यूज की डिस्कवरी, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी, नॉट टिश्यूज बेसिकली, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने किया था? फटाफट से मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। और अब हम क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम सेल के साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखो कितना मैग्निफिकेशन होगा, हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के ऊपर। इफ वी मेजर अ अनियन पिल, ठीक है, अगर हम ऑनियन के छिलके को निकालेंगे, उसके पिल को निकालेंगे और उसके सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो उसका साइज जो होता है करीबन 200 माइक्रोन मीटर होता है। लेकिन ऐसा क्या करे कि उसको बहुत ज्यादा बढ़िया मैग्नीफाई करके देखे? बेटा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिपेंड करेगा आई पीस में कितनी पावर की बेटा लेंस लगी हुई है और ऑब्जेक्टिव लेंस में कितनी पावर की लेंस लगी हुई है। जैसे कि आंखों की रोशनी किसी किसी बच्चों में चली जाती है, क्या होता है बेटा, हम लोग चश्मा पहन लेते हैं, लेंस लगा लेते हैं, है ना। जितनी हमारी गई है उस हिसाब से हम लेंस लगा लेते हैं, तो हमें फिर बराबर दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, जो आई पीस है वहां पे भी पावर ऑफ लेंस लगा होता है बेटा, और ऑब्जेक्टिव लेंस में भी कहीं ना कहीं पावर चेंज किया जा सकता है। और इन्हीं के पावर पे बेसिस पे बेटा डिसाइड होता है कि हमें कितना ज्यादा बड़ा दिखेगा, हमें कितना ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जो ये आई पीस है 10x का है, 10 टाइम्स जूम करेगा या कह लो मैग्नीफाई करेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है बेटा ये भी 10x का है, तो 10x प्लस 10x इज इक्वल टू 100x। मतलब हमें क्या होगा बेटा, हमें ये जो 200 माइक्रोन मीटर वाला जो ये ऑनियन पिल का सेल है, हमें 100 टाइम्स लार्जर दिखेगा, हमें काफी बड़ा दिखेगा। तो सेल जो है किस लेवल पे हमें मैग्नीफाइड दिखेगा, किस पे ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन द आई पीस एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस। हर सेल का बेटा क्या साइज सेम होता है, शेप सेम होता है? द आंसर इज नो। हर सेल का साइज और शेप सेम नहीं होता। लेकिन आज के लेक्चर पे हम साइज और शेप पे नहीं जाएंगे। अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, नहीं द ग्रेट वॉल ऑफ सेल, है ना। द ग्रेट वॉल ऑफ सेल जो कि है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चिंटू भैया देख रहे हो ना किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम ढकेल तो नहीं सकते हैं लेकिन स्टडी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेम्मा भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में हो सकता है आपको ये टर्म भी मिल जाए। तो ये सारे नाम बेटा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज अ वेरी थिन, बहुत ही पतली लेयर है बेटा, और इसका मेन काम क्या है? एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कहीं ना कहीं बेटा ये एक चार दीवारी है सेल की, तो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगी ही। It defines the individuality of cell and also called the plasma membrane. The cell membrane is called selectively permeable membrane. अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट की बात आती है। कॉन्सेप्ट की बात क्या आती है कि हम लोग हमेशा कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल? ऐसा क्या होता है ई के अंदर भाई? आओ समझते हैं। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जो भंडारे में गए हुए हो? हाउ मेनी ऑफ यू? भंडारे में आलू पूरी की सब्जी, ओए होए होए, मजा आ जाता है ना।
कितने बच्चे हैं जो गए हुए हो? आई गेस काफी बच्चों ने देखा होगा भंडारा, लंगर लगता है, भंडारा लगता है। तो आइए समझते हैं भंडारे और एक हाई फाई पार्टी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। समझते समझते आपको ये भी समझ में आ जाएगा बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल और परमिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले एक तरफ बेटा हम लिख लेते हैं परमिएबल, ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं परमिएबल और दूसरी तरफ यहाँ पे लिख लेते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। सो 2 पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो भंडारे की बात करते हैं, तो भंडारे में क्या होता है, भंडारे में ये होता है कोई भी आओ, बस आ जाओ, बढ़िया से एकदम पूरी और बेटा आलू टमाटर की सब्जी दे देंगे, खाओ और जाओ, सबकी एंट्री है, नो बडी विल गोइंग टू स्टॉप यू, कोई नहीं रोकने वाला, कोई भी आओ, कोई भी आओ। देखो यहाँ पे चिंटू भैया भी परेशान हो गए कि भाई चल क्या रहा है ना। सो कोई पास नहीं, सबको एंट्री मिलेगी, दैट इज भंडारा। और यहाँ पे भंडारा किसके यहाँ हो रहा है, परमिएबल में। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इट अलाउज एंट्री ऑफ, ठीक है, परमिएबल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इट अलाउज एंट्री ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये वहां भंडारे वाली पार्टी चल रही है, किसी मॉलिक्यूल्स को कोई नहीं रोकने वाला, कोई भी आओ भाई, कोई भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब खुश। लेकिन मान लेते हैं कि हम कहीं हाई फाई सोसाइटी के पार्टी में चले गए, ठीक है, जहां पास वाला सिस्टम है, प्रॉम्प्ट नाइट्स, ये सब कुछ फिल्मों में काफी फेमस होता है ना। तो मान लो ऐसे हाई फाई वाले सोसाइटी में चले गए और हमें इन्विटेशन नहीं है, तो बेटा क्या हमें घुसने देंगे, हमें घुसने भी नहीं देंगे, हमें बोलेंगे हर भाग, है ना, भगा देंगे हमको, हम घुसने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो ऐसे जो हाई फाई वाले पार्टी होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है भाई, इट अलाउज एंट्री ऑफ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, इट अलाउज दी एंट्री ऑफ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसके पास है, जिसकी जरूरत है, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा जो सेल के अंदर एंटर कर पाएंगे। एवे ही कोई भी जाएगा तो उसको भगा देंगे, उसको जाने ही नहीं देंगे। आई बात समझ में एवरीबडी। भंडारा इज इक्वल टू परमिएबल, जैसे कि हमारे सेल वॉल होते हैं, किसी को रोकना टोकना नहीं, कोई भी आ जाओ चलेगा। और सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ओनली एंट्री टू द डोज जिसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं है तो भाई नमस्ते बाय, है ना, कहानी खत्म। सो plasma membrane is selectively permeable because it allows the entry of only certain molecule। कोई भी बेटा randomly plasma membrane से आना जाना नहीं कर सकता। फंक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली फंक्शन तो यही है कि इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल, कौन आ रहा है कौन जा रहा है बेटा ये देखते हैं। दूसरा है सेल के अंदर के कंटेंट को बेटा कहीं ना कहीं ये बचा के रखते हैं। और तीसरा है कि जो एक सेल होता है वो दूसरे सेल को, कभी कभी बेटा सेल को भी तो लगता है कि चलो पास वाले को हाई करके आए, पास वाले को बाई करके आए। तो ये जो हाई वाई वाला सीन है ना सेल के अंदर, जो सेल कम्युनिकेशन है भाई, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट हमारे सेल दूसरे सेल, बॉडी के दूसरे सेल्स को पहचानते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन में, बेटा ये ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से 2 ट्रांसपोर्टेशन आपके नई वाली एनसीईआरटी में एक्सप्लोरेशन में मेंशन्ड है, दैट इज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, ऑस्मोसिस का मतलब है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। जहां पानी ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ जाएगा, लेकिन across a semi-permeable membrane, across the plasma membrane. So it is the movement of water through selectively permeable membrane occurs from dilute to concentrated solution, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे रूट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक उसी तरीके से क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डिफ्यूजन क्या है बेटा, डिफ्यूजन अगेन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, वो लिपिड मॉलिक्यूल भी हो सकता है, गैस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। देखो सिर्फ अगर वाटर की मूवमेंट हो रही है तो ऑस्मोसिस है, अगर लिपिड या कोई दूसरी मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है।
अब एक छोटा सा बेटा टेबल बनाया गया है, पुराने वाले एनसीईआरटी में ये काफी पैराग्राफ लंबा था, बट एक छोटे से पैराग्राफ एक टेबल में डाल दिया गया है इस बार, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन एंड हाउ सेल रिएक्ट। अलग अलग सोल्यूशन में किस तरीके से सेल रिएक्ट करते हैं, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 सोल्यूशंस आपको दिख रहा है। पहला वाला हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन को हम यहाँ क्या कह सकते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है। अभी यहाँ मोटू पतलू भी आएगा, तो यहाँ पे बेटा सॉल्ट ज्यादा है और पानी कम है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन को हम डाइल्यूटेड सोल्यूशन भी कहते हैं, जहां पे बेटा पानी ज्यादा है एंड सॉल्ट कम है। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है दोनों इक्वल बराबर है, जितना पानी है उतना ही बेटा यहाँ पे सॉल्ट भी है। अब देखो सेल कैसे रिएक्ट करेगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब भी हम किसी सेल को डाल देंगे, यहाँ बेसिकली आरबीसी का इस्तेमाल किया गया है, तो पानी क्या है बेटा, बाहर की तरफ पानी कम है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा, सेल विल श्रिंक, सेल सिकुड़ जाएगा, सूख जाएगा, जैसे किशमिश सूख जाता है ना, सूख जाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, लोअर डाइल्यूट बेटा कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन द इनसाइड द सेल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, बाहर की तरफ ज्यादा बेटा पानी है, अंदर की तरफ कम है, तो पानी धीरे धीरे बेटा अंदर जाने लगेगा, तो सेल धीरे धीरे फूल जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। आइसोटोनिक में बराबर नॉर्मली सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि पानी दोनों जगह बराबर है, सेल के अंदर सेल के बाहर पानी बराबर है, तो नॉर्मल मूवमेंट चलता जाएगा। 10 मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे तो 10 मॉलिक्यूल अंदर भी आएंगे, मतलब साइज में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। अब मोटू पतलू का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी से ही रिलेटेड था। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी, क्लास के एंड में बताऊंगी, बट उससे पहले चलो एक क्वेश्चन करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, परमिएबल, नॉन परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, नॉन सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो भंडारे का एग्जाम्पल दे दिया, हाई फाई वाले पार्टी में मैं तुमको ले गई, इसके बाद भी आंसर नहीं दोगे तो क्या होगा, सोचो। द करेक्ट आंसर इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, सो लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो चलिए इतने भारी भरकम शब्दों में बाद में आएंगे, पहले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, साथ मिलकर बनाते हैं अपन लोग, है ना। तो ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है काफी सारे बूंदी वाले लड्डू। क्या है ये, बूंदी वाले लड्डू, है ना, लड्डू का पूरा चेन बना हुआ है, और ये हमारा बूंदी वाला लड्डू चेन 1 है, और फिर यहाँ नीचे बेटा ये हो गया हमारे बूंदी वाले लड्डू चेन 2। हाँ, काफी सारे चेन बेटा बने हुए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से चेन बना लेते हैं। इनमें से 2-3 लड्डू बनाते बनाते खा मत जाना बेटा, ठीक है। और इस लड्डू में एक ट्विस्ट है बेटा, इस लड्डू को हमने बढ़िया सा थोड़ा सा ऐसे डंडिया डाल दी है इस लड्डू में, कि देखने में भी थोड़ा बढ़िया लग जाए, है ना। तो इस बूंदी वाले लड्डू में आपको इस तरीके के डंडिया भी दिखेंगे, विच एक्चुअली लुक्स व्हाट, लुक्स गुड। चलो, सबका नाम है, सबका काम है बेटा, मैं अभी सब कुछ बताऊंगी आपको, साथ ही साथ बनाते जाओ फटाफट, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं लिपिड्स। अब बहुत सारे 9th के बेटा ऐसे बच्चे होते हैं, 9th के क्या 11th के ऐसे बच्चे होते हैं जिसको लिपिड नहीं समझ में आता, उसको लगता है कि क्या है ये लिपिड सॉरी। तो मैं आपको बता दूं बेटा, लिपिड हमारे फैटी सब्सटेंसेस होते हैं। इस दुनिया में फैट, घी, बटर, ऑयल टाइप के जितने भी सब्सटेंस है, इस पूरे ग्रुप को बेटा हम लिपिड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर बने हुए हैं लिपिड्स की, और हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम बेटा, लिपिड बाइलेयर। लिपिड का मतलब फैटी सब्सटेंस, बाइलेयर का मतलब 2 लेयर। बेसिकली ये जो है, इस केमिकल का एग्जैक्ट नाम अगर आप देखोगे, वैसे नाम अभी 9th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड, मतलब फॉस्फोरस रिच बेटा ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो बूंदी वाले लड्डू थे, इसका भी बेटा एक पार्ट दिया गया है। दिस बूंदी वाले लड्डू इज कॉल्ड हेड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेड, और उसको पानी से प्यार है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है।
हाइड्रोफिलिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी से बेटा रिएक्ट करते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। और इसी की जो ये डंडी है, तो मैंने डंडी ड्रॉ की थी, इसको हम टेल कहते हैं। और इस टेल को हम क्या कहते हैं कि दे आर हाइड्रोफोबिक, मतलब ये कभी भी वाटर के साथ सॉल्युबलाइज तो नहीं होंगे, इनको पानी से नफरत है, दे डोंट लव वाटर, ठीक है। सो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो लेयर्स है बेटा, जिसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। केमिकल का नाम है फॉस्फोलिपिड, मतलब फॉस्फोरस रिच कोई फैटी सब्सटेंस है। इसकी जो ये ऊपर वाला हेड है, ऊपर वाली जो बूंदी की लड्डू है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, प्यार करते हैं किससे, पानी से। जो टेल है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, फोबिक मतलब फोबिया, डर है ना, उसको पानी से डर लगता है, उसको पानी अच्छा नहीं लगता है। अब इसी के बीच में आपको बेटा कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे। अब देखिए इन प्रोटीन्स का भी नाम होता है, बट अगेन इन द न्यू एनसीईआरटी द नेम्स आर नॉट मेंशन। तो आज के इस लेक्चर में मैं नेम्स आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैं बस आपको बता दूंगी कि हाँ प्रोटीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, कुछ प्रोटीन्स बेटा यहाँ सिर्फ एक साइड में भी प्रेजेंट होते हैं, टुवर्ड्स ओनली वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब इन प्रोटीन्स का अपना ही नाम है, बट इतना नाम अभी हमें जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर कि हाँ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट लाइक दिस, और ये जो प्रोटीन्स है बेटा ये गेट कीपर की तरह काम करते हैं, मतलब कोई भी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आना जाना करेंगे तो वो इन प्रोटीन्स के थ्रू आना जाना कर सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बेटा, ये प्रोटीन फिक्स नहीं है, ये घूमते रहते हैं, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, ये घूमते रहते हैं। ये बेटा अपसाइड डाउन भी हो सकता है, मतलब ये वाला प्रोटीन यहाँ पे भी आ सकता है, ये वाला प्रोटीन यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है। मेम्ब्रेन फ्लिप भी कर सकता है, फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है, तभी हम इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। चलिए अब हम ये जो लिखा हुआ है इस पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि द सेल मेम्ब्रेन एक्सट्रीमली थिन है, जो कि 7 to 10 नैनोमीटर बेटा है। आप देख पा रहे हो कितना छोटा मेम्ब्रेन है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड का मतलब फैटी सब्सटेंसेस है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड, दैट मीन्स वही बूंदी वाले लड्डू आउटवर्ड्स, एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड्स विद प्रोटीन एम्बेडेड इनटू इट, मतलब प्रोटीन ढसा हुआ है बेटा मेम्ब्रेन के अंदर। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, मॉलिक्यूल जो है फिक्स नहीं है, यहां वहां साइडवेज कर सकते हैं, फ्लिप हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। मोजाइक इसीलिए क्योंकि वो प्रोटीन्स अलग अलग शेप एंड साइजेस के हैं, एंड फ्लूइड इसीलिए क्योंकि वो बेटा फ्लेक्सिबल है। सो दोबारा बेटा रिपीट कर देती हूँ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है किसने प्रपोज किया था और क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात करते हैं। तो इसी मॉडल को बेटा हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मीन्स फ्लेक्सिबल, मोजाइक मीन्स बेटा अटरम टटरम शेप के आप कह सकते हो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी हम इसको मोजाइक कहते हैं। और इसको प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमें आज बस इतना ही टॉपिक कवर करना था, तो आई जस्ट होप सबको समझ में आया। तो मेरे तरफ से बेटा बाय बाय, चिंटू भैया की तरफ से भी बाय बाय, और जाते जाते मैं आपको आंसर बताती जाऊं कि मोटू के साथ क्या हुआ था। सो बेसिकली मोटू को मैंने डाला था बेटा नमक वाले सोल्यूशन में, दैट मीन्स कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, और इसीलिए मोटू के बॉडी से सारा का सारा बेटा पानी निकल गया, जिसके वजह से मोटू गेट कन्वर्टेड इनटू पतलू, है ना। इसका डिटेल जो बेटा शॉर्ट्स है बहुत ही जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, दोबारा मिलेंगे, बाय बाय।